नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एम्ब्रेयर अपने C390 मिलेनियम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के HAL के साथ जॉइंट वेंचर से स्थानीय निर्माण करने के लिए तैयार है। जी हां दोस्तों, एम्ब्रेयर एक ब्राजीलाई एरोस्पेस दिग्गज जो अपने C390 मिलेनियम मीडियम साइज के ट्विन इंजन जेट पावर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एरो इंडिया 2023 में भारत लाया था और भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ बातचीत की थी। अधिकारी इस विमान को भारतीय सेना को देने के लिए पॉसिबल जॉइंट वेंचर पर हैं। दोस्तों, सूचित किया गया है कि दोनों कंपनियां ट्रांसपोर्ट के स्थानीय निर्माण के लिए बातचीत कर रही हैं, लेकिन ये प्रारंभिक चरण में और HAL को अभी तक कोई जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए एम्ब्रेयर से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करना है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अभी भी प्रस्तावों पर विचार कर रही है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स 2030 से पुराने N-32 ट्रांसपोर्ट विमानों को बदलने के लिए 30 टन पेलोड ले जाने वाले परिवहन विमानों की 40 से 80 इकाइयों की खरीद करना चाहता है। दोस्तों, दिलचस्प बात है कि रूस में देश में स्थानीय रूप से विकसित इल्यूशन 276 ट्रांसपोर्ट विमान के संयुक्त प्रस्ताव के संभावित पुनरुद्धार पर HAL के साथ गठजोड़ करने का इच्छुक है। पर दोस्तों, HAL रशिया के साथ गठजोड़ नहीं करेगा, न ही रशिया के विमानों को खरीदेगा। उसका कारण है दोस्तों उसके इंजन और उनके विमानों की अवेलेबिलिटी। दोस्तों, बहुत कम अवेलेबिलिटी रहती है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस पर ये विमान रहते हैं। इस कारण से दोस्तों भारत रशिया के विमानों को नहीं खरीदेगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने सेवा में N-32 ट्रांसपोर्ट विमान के लिए रिप्लेसमेंट खोजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसने 18 से 30 टन की वहन क्षमता वाले मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट MTA की खरीद के लिए RFI जारी की है। दोस्तों, RFI 9 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था और पहले ही बोली जमा करने की तारीख 3 फरवरी को और अब इसे 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। उत्पादन की समग्र समय सीमा अनुबंध के समापन के बाद पूरी परियोजना के चरणवार ब्रेकअप के साथ वितरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। RFI ने कहा है, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 36 महीनों के भीतर प्लेटफॉर्म की डिलीवरी शुरू करने की परिकल्पना की गई है और इसमें कहा गया है कि विक्रेताओं को क्रमशः 40/60/80 विमानों के एक बैच के लिए विमान को संबंधित उपकरणों की रफ ऑर्डर और मैग्नीट्यूड लागत प्रदान होगी, जिसे ROM कहते हैं। अतीत में इंडियन एयरफोर्स के कई अधिकारियों ने कहा है कि सिर्फ C295 जिनमें 56 को अभी अनुबंधित किया गया है, जो कार्गो ले जाने की क्षमता के मामले में N-32 के समान श्रेणी में आता है, N के संभावित रिप्लेसमेंट के रूप में माना जाएगा। N-32 यह देखते हुए कि 56 विमानों की डिलीवरी के बाद एक रनिंग असेंबली लाइन उपलब्ध होगी, ताकि अगर और भी ऑर्डर देना पड़े C295 का तो दे सके और उनको बना सके। हालांकि RFI में निर्दिष्ट भार वहन क्षमता के आधार पर 18 से 30 टन C295 अब ब्रैकेट में फिट नहीं होता, क्योंकि यह 5 से 10 टन श्रेणी का एयरक्राफ्ट है और भारत को आवश्यकता 20 टन श्रेणी के विमान से अधिक है। सूत्रों ने कहा कि अनिवार्य रूप से भारतीय वायुसेना N-32 को उच्च वहन क्षमता वाले विमानों में बदलना चाहती है। N-32 को बदलने के लिए रूस के साथ संयुक्त रूप से 20 टन के MTA जॉइंट वेंचर और प्रोडक्शन करने के लिए पूर्व परियोजना को प्रारंभिक डिजाइन चर्चाओं के बाद कुछ साल पहले रद्द कर दिया था। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स लगभग 100 N-32 का संचालन करता है जो बल के काम के घोड़े हैं और उन सभी को हाल ही में 2009 में यूक्रेन के साथ हस्ताक्षरित $4 मिलियन के सौदे के तहत अपग्रेड किया गया था। उनमें से कुछ को यूक्रेन के 1 दशक पहले एवियोनिक्स में सुधार और इंजन बढ़ाने के लिए अपग्रेड किया गया था और उनका जीवन काल बढ़ाया था, जबकि कई अन्य को कानपुर में भारतीय वायुसेना की मरम्मत सुविधाओं में अपग्रेड किया था। पिछले साल सितंबर में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस और SpaceX स्पेन के साथ 56 C295 परिवहन विमान की खरीद के लिए 21.935 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जो इंडियन एयरफोर्स के साथ सेवा में एवरो विमान को बदलने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ साझेदारी में निष्पादित कर रहा है। गुजरात के वडोदरा में स्थापित की जा रही विनिर्माण सुविधा में एयरबस TACL संयुक्त उद्यम C295 का असेंबल करेगा। N-32 और एवरो के अलावा इंडियन एयरफोर्स के परिवहन बेड़े में IL-76 भारी परिवहन विमान और रूस से IL-78 मिड एयर टैंकर और दोस्तों 12 C-130J सुपर हरकुलिस और 11 C-17 ग्लोबमास्टर रणनीतिक एयरलिफ्ट शामिल हैं। दोस्तों, RFI ने विमान निर्माताओं से MTA से संबंधित कार्य के दायरे को इंगित करने के लिए कहा है, जो अनिवार्य रूप से स्वदेशी सामग्री के अनुमान के साथ उचित श्रेणी के तहत मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। दोस्तों, भारत में सिस्टम, सब सिस्टम, कंपोनेंट्स, कंज्यूमेबल्स, पुर्जों, गोला बारूद और मुख्य उपकरण और प्लेटफॉर्म की सामग्री का स्वदेशी निर्माण करने की क्षमता भी बताएं, या तो अपनी सहायक कंपनी का एक जॉइंट वेंचर में और निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने की समय अवधि। दोस्तों, RFI ने कहा, स्वदेशीकरण को बढ़ाने के तरीके और भारत में डिजाइन एकीकरण और विनिर्माण प्रक्रियाओं सहित समर्पित विनिर्माण लाइन स्थापित करने के लिए या तो अपनी सहायक कंपनी या एक जॉइंट वेंचर के माध्यम से
से स्वदेशी सैन्य सामग्री के उपयोग, वितरण क्षमता, रखरखाव, समर्थन और लाइफ टाइम इसकी मतलब जीवन काल को बढ़ाने के लिए समर्थन सहित स्वदेशीकरण के स्तर के साथ साथ आवश्यक उपकरणों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित करने के लिए भारतीय विक्रेताओं की क्षमता में निर्देशित की जानी है। दोस्तों, इसके साथ साथ भारत में ही कंपोनेंट बनाए जाए, इस प्रकार की डील करना चाहती है। विक्रेताओं को उपकरणों के निर्माण और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल एमआरओ के लिए भारत को एक क्षेत्रीय या वैश्विक केंद्र बनाने पर भी विचार करना चाहिए। अन्य विवरणों की आवश्यकताओं के अलावा आरएफआई ने कहा है कि विक्रेताओं को और रखरखाव की बुनियादी ढांचे को प्रदान करने की क्षमता भी निर्दिष्ट करनी है। मंच के निर्वाह के लिए स्वदेशी विक्रेताओं और निर्माताओं के एक परिस्थिति तंत्र स्थापित करना और स्वदेशी सैन्य सामग्री कच्चे माल का उपयोग करके व्यवहारिता का भी संकेत देना है, देश में निर्मित करना है। दोस्तों, भारत चाहता है कि यह देश में ओवरहॉल और मेंटेनेंस और रखरखाव का एक केंद्र बने, क्योंकि दोस्तों भारत अमेरिका के साथ डील कर रही है। अगर वो अपने ड्रोन की डील कर रही है, MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की, तो उसके भी रखरखाव और मेंटेनेंस का केंद्र भारत को रखना चाहती है। और हम दोस्तों अगर राफेल फाइटर जेट की डील करते हैं तो भी उसका मेंटेनेंस और रखरखाव का केंद्र भारत को ही रखा जाएगा। और अगर हम दोस्तों मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदते हैं तो भी दोस्तों अगर चाहे वो एयरबस हो, चाहे लॉकहीड मार्टिन हो या एम्ब्रेयर हो या रशियन कंपनी हो, वैसे रशिया का एयरक्राफ्ट तो खरीदेंगे नहीं, फिर भी ये बोल देते हैं इनको दोस्तों रखरखाव और ओवरहॉल का केंद्र भारत में ही रखना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एम्ब्रेयर जीतेगा या रोल्स रॉयस का दोस्तों सुपर XC-130J सुपर हरकुलस विमान पहले ही भारत के पास है और दोस्तों ये 18 से 20 टन पेलोड ले जा सकता है, जबकि दोस्तों एम्ब्रेयर 26 टन पेलोड ले जा सकता है और भारत को 30 टन पेलोड ले जाने की आवश्यकता है। और दोस्तों एयरबस का एक विमान है A400M जो दोस्तों 37 टन पेलोड ले जा सकता है। वो एयर टैंकर के रूप में भी काम में लिया जाएगा, वो एयर टू एयर रिफिलिंग भी कर सकता है और उसके बाद दोस्तों वो ट्रूप को भी ले जा सकता है और दोस्तों फायर फाइटिंग में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से एम्ब्रेयर में भी ये सारी कैपेबिलिटी है दोस्तों, ये भी फायर फाइटिंग में उपयोग में लिया जा सकता है और ये भी तेल टैंकर में उपयोग में लिया जा सकता है। पर दोस्तों कहाँ 26 टन और कहाँ 37 टन, लगभग 10 टन का फर्क आता है। तो देख सकते हैं कि भारत कौन से मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदता है। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।